डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे मोश्तबा। भारत की तरफ से मंत्री मार्गरेटा करेंगे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। बिहार के राज्यपाल हसनैन अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक। कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीबीजी रामजी को लागू करने की मिली मंजूरी। रिम्स 2 के लिए 41 अरब 89 करोड़ रुपए की स्वीकृति। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार से सहयोग की जताई उम्मीद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्र, गोपाल राव, चंपत राय से पूछताछ की। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड में। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के बाद देवभूमि में भी अलर्ट। केदारनाथ और बद्रीनाथ के अधीनस्थ मंदिरों में चंदे पर नजर। बद्री केदार मंदिर समिति रखेगा चंदा पर नजर। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू। 4800 यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंचा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त प्रबंधन। करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। ये जानकारी भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अयातुल्ला हाकिम इलाही ने दी है। इलाही के मुताबिक इजरायल की ओर से मिल रही धमकियों और निगरानी के खतरे को देखते हुए मोज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में शामिल होना सुरक्षित नहीं माना गया है। इसी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार समारोह से दूर रहने का फैसला किया है। वहीं ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा शामिल होंगे। तेहरान में होने वाले इस विशाल कार्यक्रम में करोड़ों लोगों के जुटने की उम्मीद है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वे इजरायल को नियंत्रित करें। ये बयान उस समय आया जब इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कॉट्स ने कथित तौर पर कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई निशाने पर हैं। अराक्ची ने अपने पोस्ट के साथ कॉट्स के बयान का भी जिक्र किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉट्स ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई मौत के निशाने पर हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान का और इराक के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के पहले दिन हुए एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल के 3 सदस्य दोबारा अयोध्या पहुंचे और जांच शुरू की गई। पहले ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा से 1 घंटे तक पूछताछ के बाद व्यवस्थापक गोपाल राव को बुलाया गया। दान में मिले आभूषणों व भूमि खरीद से जुड़ी जानकारी लेने के बाद उनके बयान का मिलान ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के बयान से किया गया। कुछ दानदाताओं व भूमि खरीद से जुड़े रहे लोगों को बुलाया गया है। उधर पुलिस ने भी न्यायालय से आरोपित अविनाश शुक्ल की कस्टडी रिमांड ले ली है। शुक्रवार को उससे गहन पूछताछ शुरू हुई। उससे प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव भी ले जाया जाएगा। पुलिस टीम ने परिसर में पहुंचकर नकदी की गणना करने वाले दर्जन भर कर्मचारियों से भी पूछताछ की और दान पात्रों से नकदी निकालने व गणना की पूरी प्रक्रिया समझी। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार की एसआईटी फिर अयोध्या पहुंची है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरी राउंड की पूछताछ में 10 लोग एसआईटी के रेडार पर हैं। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से पूछताछ की है। इसके साथ ही चंपत राय से भी दोबारा सवाल जवाब किए जाएंगे। अनिल मिश्रा की भूमिका पर एसआईटी को शक है। लोगों की भर्ती में रिश्वतखोरी की आशंका है और कुंभ के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी का शक है। कुंभ के दौरान नोटों के बंडल बोरों में भरे गए थे। मंदिर के सेवादारों से भी पूछताछ की गई है इसी मामले में। दरअसल अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर शिकंजा कस रही है पुलिस।
उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से ज़्यादातर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखे गए थे। पूछताछ में सबने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही नाम लिया है, इसलिए अब ये दोनों भी लपेटे में आ रहे हैं। जहां तक दूसरे आरोपियों का सवाल है, तो अविनाश शुक्ला को तो पुलिस ने रिमांड पर ले ही लिया है, बाकी आरोपियों को भी पुलिस रिमांड पर लेगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो केवल एक ही बात कि इसको संभालो। रात को हो गया 11 साढ़े 11 बजे प्रधानमंत्री बात कर रहा है हमसे, ये कोई छोटी बात है क्या? तो ये सब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले का खुलासा होने के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि BKTC भी केदारनाथ और बद्रीनाथ के अधीनस्थ मंदिरों में चढ़ावा और दान सामग्री की निगरानी के लिए सतर्क हो गई है। BKTC के CEO सोहन सिंह रांगड़ ने चढ़ावे की पारदर्शिता व लेखा जोखा रखने के निर्देश दिए हैं। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के दिशा निर्देश पर CEO ने मंदिर समिति के अधीन दान भेंट, गिनती स्थल, लेखा खजाना, विश्राम गृह, पूजा काउंटर में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि चढ़ावे और दान सामग्री पारदर्शिता, सतर्कता व निगरानी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन दिनों चारधाम यात्रा में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के चढ़ावे व दान का पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। किसी तरह की लापरवाही की शिकायत पर मंदिर समिति की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि राम मंदिर अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद BKTC ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अन्य अधीनस्थ मंदिरों में चढ़ावे पर निगरानी व सतर्कता बढ़ा दी है। अत्याधुनिक CCTV कैमरों से चढ़ावे पर नजर रखी जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का औपचारिक आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 4 और 5 जुलाई को 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। राजनीतिक जानकार इस दौरे को केवल एक संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि मिशन 2027 के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति की शुरुआत मान रहे हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद भाजपा अब कोई जोखिम लेने के पक्ष में नहीं दिख रही है। यही कारण है कि संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर समीक्षा और नई रणनीति तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार जीत केवल चुनावी अभियान से संभव नहीं होगी, बल्कि इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना होगा। इसी सोच के साथ प्रदेश, क्षेत्र, जिला और शक्ति केंद्र स्तर तक संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में संगठन को मजबूत करने वाली अनुभवी टीम के कई सदस्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सक्रिय हो चुके हैं। माना जा रहा है कि यही टीम प्रदेश के सभी 58 संगठनात्मक जिलों में जाकर बूथ और सेक्टर स्तर की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेगी। सूत्र बताते हैं कि बंगाल में अपनाए गए संगठनात्मक मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी शक्ति केंद्रों और बूथ समितियों को पुनर्गठित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी। रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक में आखिरकार रिम्स 2 के निर्माण के लिए कुल 41 अरब 89 करोड़ 41,26,000
604 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं इस बैठक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कहा कि रिम्स 2 के निर्माण योजना हेतु जागृति पीएमयू का गठन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तथा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस को इम्पैक्ट हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वीवीजी रामजी योजना को संचालित करने की नीतिगत मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग को पीवीटीजी के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। इस कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि रिम्स 2 के लिए राशि दी गई है। रिम्स 2 की स्थापना 41 अरब 89 करोड़ 41 लाख रुपए 4100 करोड़, हाँ 4100 करोड़ की लागत से रिम्स 2 की स्थापना होगा। मैं बधाई दूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने यहाँ के लोगों को, उनकी तड़प को देखा है, उनकी मौतों को देखा है। 20 साल हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो जिन्होंने ये राज्य को चलाया उसके पास क्या विजन नहीं था क्या? क्या आप रिम्स 2 नहीं बना सकते थे क्या? आज हमारी सरकार बना रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैं जितने भी प्रशंसा करूँ कम होगा। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि नहीं, आज देखिए रिम्स 2 बनेगा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। हिंदुस्तान देखेगा कि झारखंड में कितना बड़ा। झारखंड के जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी एवं समर्थित हिंदूवादी संगठनों द्वारा 3 जुलाई को बुलाए गए जमशेदपुर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। तो वहीं इस बंद को सफल बनाने के लिए आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप सड़क पर उतरे करीब 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार, विहिप जिलाध्यक्ष डॉक्टर JN दास समेत कई दिग्गज स्थानीय भाजपा नेता भी शामिल रहे। दरअसल सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर हिमांशु सिंह के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में बल के साथ मौजूद आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व मेयर संजय सरदार और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच आदित्यपुर थाने ले आई। तो वही इस हत्याकांड पर जमशेदपुर, रांची समेत पूरे प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने लगातार दूसरे दिन भी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस और राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि झारखंड में कोई भी घटना घटित होने पर मामले को डाइवर्ट करने का पुलिस का स्वभाव बन चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस घटना की मूल चीजों से ध्यान भटकाने का काम करती है। तो वहीं पूर्व की कई घटनाओं में इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं। ऐसे में जमशेदपुर मामले में भी इसी की पुनरावृत्ति की जा रही है। बहरहाल उनका कहना है कि इस मामले में मनगढ़ंत कहानी गढ़कर केस को दबाने और निर्दोष को फंसाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य के जमशेदपुर स्थित शहर के बीच में पुलिस की मौजूदगी में जो एक युवक की हत्या हुई है, हम कहें नृशंस हत्या हुई है, और जहां सरकार को पुलिस को जो दोषी पुलिसकर्मी है, अपराधी के साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस प्रकार से एक युवक की नृशंस हत्या की गई है और पुलिस वहां पर मुख्यदर्शक बनी हुई, पुलिस की गाड़ी में वो युवक घुस करके बचने का प्रयास करता है और अपराधी उसको वहां भी बात करके घसीट करके रोड में पटक करके उसकी नृशंस हत्या करने का काम किया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड में सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले पर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है।
दरअसल आरोप यह है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करीब 2.31 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत पुल का निर्माण झारखंड की बजाय पश्चिम बंगाल की सीमा में कर दिया गया है। इस संबंध में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पुल सुवर्ण रेखा नदी पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के बासमेटल गांव के पास बनाया गया है, जिस पर मंत्री ने रांची में जवाब देते हुए ये कहा है कि संबंधित रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सारी बातें साफ की जा सकेंगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2 राज्यों को जोड़ने वाले किसी भी पुल के निर्माण के लिए किसी एक राज्य को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जो इस तरीके से खबरों में चल रहा है, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां हम लोग बॉर्डर पर हैं, जहां बिहार झारखंड कनेक्ट हो रहा है, झारखंड उड़ीसा कनेक्ट हो रहा है, उड़ीसा बंगाल कनेक्ट, झारखंड बंगाल कनेक्ट हो रहा है। ऐसी जगह कई सिचुएशन में आपको परिस्थिति आएगी, लेकिन क्लियर हम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या हुआ है। लेकिन अगर 2 नदी के इस पार अगर झारखंड है और उस पार अगर बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, तो कोई ना कोई राज्य तो इस बात का दायित्व तो लेगा कि वो पुल का निर्माण वहाँ कौन करेगा, सड़कें कैसे जुड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि हम 2 राज्यों को जोड़ने की लड़ाई में किसी पुल को अधूरा लंबे समय से छोड़ सके। कमेटी हम लोगों ने विभाग से बना दी है, उस पर क्या निर्णय आता है, क्या वहाँ से जांच टीम लाती है, उसके बाद जवाब देगा। अगली खबर, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम की करीब 800 वैरायटी से ज्यादा वाली प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, लेकिन जब सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तब लोगों को पता चलता है उत्तर प्रदेश में कितनी वैरायटी है। हमारे जितने वैरायटी और जितने स्वाद हैं, ये उतना ही यूपी की ताकत और अन्नदाता किसानों की भी ताकत बढ़ाता है। इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने के लिए उद्यान विभाग को धन्यवाद, लेकिन इस ताकत का असली हकदार आप अन्नदाता किसान हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने अपने प्रोडक्ट का शोकेसिंग किया है। देश में जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। 9% लैंड में 26% आम उत्पादन होता है। 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की वैरायटियां हैं। यूके, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, रूस, जापान, इटली आदि देशों के लिए यूपी का आम निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हमारा मलिहाबादी आम, जिसको हमने नया ब्रांड नाम दिया है काकोरी ब्रांड, काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को बलिदान दिया, उनकी स्मृति को जीवन बनाए रखने के लिए आज अब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है, तो उससे काकोरी ब्रांड का भी अपना नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव है और अन्नदाता किसानों के मेहनत की मिठास भी है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये हमारी जितनी वैरायटी है, उसके जितने स्वाद हैं, ये उतना ही यूपी की ताकत को बढ़ाता है, अन्नदाता किसानों की ताकत को भी बढ़ाता है। और मैं उस ताकत को प्रस्तुत करने के लिए, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए उद्यान विभाग को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस ताकत के असली हकदार आप हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को वहां पे शोकेसिंग किया है। आप आए, आपको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं इस आम महोत्सव की। बहनों और भाइयों, देश के अंदर जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना एक स्थान है। 26% आम का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, यानी 9% लैंड है, लेकिन 26% आम का कुल उत्पादन यूपी के अंदर होता है। और इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की उसको देखा था, इसमें 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की जो आम की जो वैरायटी है, उसको यहां पे महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे थे। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित इंद्रावती टाइगर रिजर्व से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टाइगर रिजर्व के पासेवाड़ा कोर एरिया में 2 बाघों का शिकार किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस घटना ने न केवल वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। सूत्रों के अनुसार मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और बाघों की खाल बरामद होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा ग्रामीणों और सुरक्षा एजेंसियों को मिली सूचनाओं के बाद हुआ।
हालांकि अब तक वन विभाग की ओर से इस मामले में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले की गंभीरता इस बात से भी बढ़ जाती है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने की सूचनाएं मिल रही थीं। वन्यजीव विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि इस घटना के पीछे किसी अंतर्राज्यीय शिकारी गिरोह का हाथ हो सकता है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यदि 2 बाघों का शिकार हो जाता है तो यह सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता को दर्शाता है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या संबंधित अधिकारियों को पहले से किसी गतिविधि की जानकारी थी, और यदि थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इंद्रावती टाइगर रिजर्व देश के महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्यों में शामिल है। यहाँ बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्षों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में 2 बाघों के शिकार की घटना संरक्षण प्रयासों को बड़ा झटका माना जा रहा है। वन्यजीव संरक्षण से जुड़े जानकारों का कहना है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी भी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। आज से अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 3888 मीटर पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने पहले जत्थे को जम्मू के भगवती बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया। जत्थे में 4822 तीर्थयात्री शामिल थे, जो 259 वाहनों के सुरक्षा घेरे में रवाना हुए। कश्मीर में लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद तुरंत नीचे लौटने की सलाह दी गई है। यात्रा मार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं। वहीं 2 मेल रूट पर 4 जगह बड़ी स्क्रीन के जरिए मौसम की जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रास्ते या गांदरबल जिले में छोटे 14 किलोमीटर लंबे बालटाल रास्ते से की जा सकती है। दोनों यात्रा मार्गों पर 1000 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज फर्स्ट डे यात्रा का मौका मिल रहा है, मेरे साथियों को भी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साह है, पहली बार भी मिला है कि पहले दिन जाने का, बार बार नहीं मिलता पहली बार जाने का, और बहुत उत्साह है। मनोकामनाएं हर बार बाबा बुलाए, दुआ सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी को कोई दिक्कत ना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।